हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल प्रशासन। और मुगल प्रशासन में हमने पिछली क्लास में केंद्रीय प्रशासन के बारे में समझाया था। और दोस्तों, आज है प्रांतीय प्रशासन। दोस्तों, अगर आपको मुगल प्रशासन को समझना है तो आपको वर्तमान को भी समझना होगा। जिस तरीके से वर्तमान में केंद्रीय प्रशासन होता है, राज्य प्रशासन होता है, उसी तरीके से मुगल शासन काल में भी केंद्रीय प्रशासन और राज्य प्रशासन था। जो केंद्रीय प्रशासन था वह सीधे शासक के अंडर में था या शासक के नियंत्रण में था, और जो प्रांतीय प्रशासन था वह दोस्तों सूबेदारों के नियंत्रण में था। अगर दोस्तों हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें, जैसे वर्तमान में राज्य होता है, वैसे ही मुगल काल में राज्य, जैसे राज्य है वैसा होता था सूबा होता था। जैसे राज्य का राज्यपाल होता है, वैसे ही मुगल काल में सूबे का सूबेदार होता है। जैसे वर्तमान में जिला होता है, वैसे ही मुगल काल में सरकार हुआ करते थे। ठीक है ना, सरकार हुआ करते थे। उसके बाद दोस्तों, जैसे वर्तमान में तहसील होता है, वैसे ही मुगल काल में परगना हुआ करते थे। जैसे वर्तमान में ग्राम होता है, ग्राम आज भी वैसा ही है, वैसा ही दोस्तों मुगल काल में था। जैसे गांव का मुखिया जो गांव का मुकद्दम होता है, या हम कहें गांव के मुखिया, जैसे आपने सुना होगा चौधरी और पटेलों का नाम सुना होगा आपने, तो दोस्तों ये मुगल काल में ही चले आ रहे थे। जो उत्तर भारत में होते थे उसे चौधरी कहते थे, जो दक्षिण भारत में होते थे उसे पटेल कहते थे। और दोस्तों, पटवारी का जो वर्तमान में जो पद है, यह मुगल काल में भी था। पटवारी का पद जो ग्राम में हुआ करता था, जो लगान संबंधित था। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर आपको प्राचीन मध्यकाल को समझना है तो आप वर्तमान को समझ लीजिए, तो दोस्तों बिल्कुल आप समझ जाएंगे। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। और अगर हम इतिहास की और पॉलिटिकल की बात करें, ये तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसकी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो आज की पॉलिटिकल होगा वो कल का इतिहास होगा। दोस्तों, सारी चीजें बहुत सिंपल हैं, कुछ भी टफ नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि इतिहास बड़ा बेवफा होता है, रात में पढ़ो सुबह साफ मिलता है। ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है, रटना नहीं है, समझो ना। आप वर्तमान को समझो, प्राचीन काल को समझ जाओगे, मध्यकाल को समझ जाओगे। पहले आप वर्तमान को तो समझो। ऐसी ही व्यवस्थाएं पहले थी जैसी आज हैं, बस अंतर यह है आज लोकतंत्र है और उस समय राजतंत्र था। ज्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जैसे आज कोतवाल होता है, उस समय भी कोतवाल था मुगल काल में। कोतवाल जो एक थानेदार का काम करता है, जो एक कस्बा होता है, वर्तमान में कस्बे में होता है, तहसीलों में होता है, वहां की कानून व्यवस्था को बनाता है। वैसे ही कोतवाल जो होता था वो मुगल काल में होता था। बड़े बड़े शहरों में जो होता था, नगरों में होता था, वो कोतवाल होता था, कानून व्यवस्था को बनाता था, वहां पर शांति बनाता था। और उस समय कोतवाल की यह जिम्मेवारी भी थी, वे लोगों को देखे कोई निठल्ला तो नहीं है। समझना कितनी समझदारी से काम लेते थे उस समय दोस्तों। कोतवाल की एक जिम्मेवारी ये भी थी कि वो देखे कि कोई लोग निठल्ले तो नहीं है। अगर निठल्ले लोग होंगे तो वो चोरी और लूटपाट करेंगे। इसलिए दोस्तों निठल्ले लोगों की भी पहले पहचान की जाती थी। कोई बिना बेरोजगारी के तो इधर उधर नहीं घूम रहा है भाई। और एक बात याद रखना, जो खाली दिमाग होता है ना, ये शैतान का घर होता है। शैतान का खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहते हैं लोग और ये सच भी है। अगर जो अपने काम में लगा हुआ है तो दोस्तों उसे फालतू चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों आज हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में समझेंगे। बहुत ही सिंपल है और उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल एक साथ पहली क्लास में आपको याद हो जाएगा और दूसरी बार क्लास देखने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, और इसे हम वर्तमान से जोड़ते हुए आपको समझाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, समझना दोस्तों। मुगल प्रशासन, हम मुगल प्रशासन में क्या समझ रहे हैं? प्रांतीय प्रशासन। क्या समझ रहे हैं? प्रांतीय प्रशासन। ठीक है ना, यहां पर हमारा आ गया क्योंकि हम केंद्रीय प्रशासन पहले समझ आए हैं। ठीक है, अब दोस्तों प्रांतीय प्रशासन को समझना। प्रांतीय प्रशासन अब जो मुगल काल में पहले, सबसे पहले समझना, ये होता है दोस्तों केंद्र होता है।
केंद्र के बाद आता है सूबा आता है, सूबा, केंद्र के बाद जो आता है सूबा आता है, और सूबे के बाद जो आता है वह सरकार आती है। क्या आती है? सरकार आती है। और सरकार के बाद जो आता है दोस्तों वो आता है परगना आता है, परगना आता है, और परगने के बाद जो आता है वो आता है गांव आता है। क्या आता है? गांव आता है। ठीक है ना। अब दोस्तों पहले तो आप इस टॉपिक को क्लियर करें आप अपना, ठीक है ना। केंद्र आप समझ चुके हैं, एक संघ का काम कर रहा है, ठीक है ना, एक संघ का, ठीक है, एक संघ का काम कर रहा है, या हम कह दे मुगल देश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सूबा। अब दोस्तों समझना, जो संघ होता है, जो केंद्र होता है, वो किस में बटा हुआ होता है? राज्यों में बटा हुआ होता है। किस में बटा हुआ होता है? राज्यों में। अर्थात जो मुगल साम्राज्य था सूबा, वो किस में बटा हुआ था? राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है ना। अब दोस्तों जो ये राज्य होते हैं ये किस में बटे हुए होते हैं? जिला में बटा हुआ होते हैं। जिला आ गया, सरकार जिला आ गया। अब दोस्तों ये जिले किस में बटे हुए होते हैं? ये तहसील में बटे हुए होते हैं। तहसील, समझना, तहसील हो गई, ठीक है, तहसील हो गई। अब ये तहसील किस में बटी हुई होती है? ग्राम। किस में बटी हुई होती है? ग्राम। तो दोस्तों ये हो गया प्रांतीय प्रशासन। ये क्या हो गया? ये प्रांतीय प्रशासन हो गया। और भी समझना, अब हम बात करें अधिकारी की, बात करें हम अधिकारी, ठीक है ना। अधिकारी की हम बात करें, केंद्र का कौन होता है? शासक होता है। केंद्र का कौन होता है? शासक होता है, ठीक है ना। और इसके बाद सूबे का कौन होता है? सूबे का सूबेदार होता है। सूबे का कौन होता है? सूबेदार होता है। इसके बाद सरकार का कौन होता है? सरकार का फौजदार होता है। कौन होता है? फौजदार होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों परगने की हम बात करें, परगने का कौन होता है? परगने का सिकदार होता है। कौन होता है? सिकदार होता है। इसके बाद दोस्तों हम ग्राम की बात करें, ग्राम में कौन कौन होता है? खूत होता है, मुकद्दम होता है, मुकद्दम होता है, ठीक है ना। और इसमें ही पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी आता है। लेकिन गांव की, आप समझना, लेकिन गांव की प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी रहती थी दोस्तों? मुकद्दम की रहती है। प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी रहती है? मुकद्दम की रहती है, ठीक है ना। तो गांव का मुखिया कौन हो गया? ये मुकद्दम हो गया। अब दोस्तों ये है, बस बिल्कुल जैसे वर्तमान में है वैसे ही दोस्तों मुगल काल में था, बस समझने का अंतर होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार का फौजदार होता है। और परगने का कौन होता है? सिकदार होता है, ठीक है ना। और सूबे का कौन होता है? सूबेदार होता है। इस सूबेदार को दोस्तों शुरुआत में तो सिपहे सालार भी कहते थे। क्या कहते थे? सिपहे सालार भी कहते थे शुरुआत में तो इसे, लेकिन बाद में अगर हम अकबर की बात करें, अकबर के शासनकाल में तो इसे सिपहे सालार भी कहते थे, लेकिन बाद में इसे क्या कहा जाने लगा? सूबेदार कहा जाने लगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बस समझना है। कुछ भी नहीं होता रटने का, हर चीज समझने की होती है। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, या इतिहास की कहें या जियोग्राफी की बात करें, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये समझने के होते हैं, ये रटने के बिल्कुल भी नहीं होते। और एक बात समझना, क्योंकि सूत्रों से रटते हैं भाई, सूत्र है, अरे भाई सूत्रों से काम नहीं चलता भाई। अगर कांस्टेबल की तैयारी करनी है, कोई छोटी तैयारी करनी है, तो सूत्रों से काम चल जाएगा। एनटीए नेट, कॉलेज लेक्चर, आईएएस, पीसीएस की तैयारी करनी है तो सूत्रों से कोई काम चलने वाला नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको इतिहास को समझना है तो वर्तमान को समझ लो, पॉलिटिकल को समझना है तो वर्तमान को समझ लो, सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं है दोस्तों पहले मानव थे वो 30-30 फीट के थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसे ही थे। जैसी सोच आज वालों की है, कुछ हद तक सोच उनकी भी थी, हो सकता है कम हो और बहुत सौ की ज्यादा हो, इतना ही अंतर था। परिवार जो आज माता पिता होते हैं पहले भी माता पिता होते थे भाई। जो आज पति पत्नी का रिश्ता है पहले भी पति पत्नी का रिश्ता था। कहने का मतलब यह है कि जो आज है वही पहले थे। आज राज्य जो हैं पहले भी राज्य थे। अब मुगल समझना, जो मुगल सूबे थे कितने थे? अकबर के शासनकाल में कितने थे, ठीक है ना। जहांगीर के शासनकाल में कितने थे? शाहजहां के शासनकाल में कितने थे? औरंगजेब के शासनकाल में कितने थे?
उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब जो ये सूबा है, सूबे में कौन कौन से अधिकारी होते थे, ठीक है ना भाई। सूबे में सूबेदार की बात तो हो गई, प्रशासन संभालने की जिम्मेवारी है। उसके बाद दीवान होता है, सद्र होता है, ठीक है ना, काजी होता है उसके बाद, ठीक है ना, उनके बारे में भी हमें समझना है, उनके क्या क्या कार्य थे, ठीक है ना। फौजदार की हम बात करें, फौजदार में भी दोस्तों फौजदार तो हो गया, ठीक है ना, और आमिलदार होता है, फौजदार के बाद आमिलदार होता है, बितिकची होता है, ठीक है ना, और कारकुन होता है, ठीक है ना, कानूनगो होता है, उनके बारे में भी हमें समझना है। जो इसके बाद सिकदार की बात करें, सिकदार तो हो गया, सिकदार के बाद दोस्तों आमिल होता है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, और फिर ग्राम है, खूत है, मुकद्दस है, पटवारी है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, पहले सबसे पहले आपको इन्हें समझना है, सबसे पहले आपको इन्हें समझना है। सूबा वर्तमान राज्य की तरह, ठीक है ना, सरकार वर्तमान जिले की तरह, ठीक है ना, परगना वर्तमान तहसील की तरह, ठीक है ना, गांव वर्तमान गांव की तरह, ठीक है ना, और सूबा हो गया राज्य की तरह, केंद्र हो गया संघ की तरह। तो दोस्तों जैसे संघ को विभाजित कर रखा है राज्यों में, वैसे ही मुगल शासकों ने भी अपने साम्राज्यों को सूबे में विभाजित कर रखा था। किसमें कर रखा था? सूबे में विभाजित कर रखा था। सीधी सी बात है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें सल्तनत काल की, सल्तनत काल में भी राज्यों में बांट रखा था। किसमें बांट रखा था? राज्यों में बांट रखा था। ऐसे ही मुगल शासकों ने बांट रखा है। अब दोस्तों हम इन्हीं के बारे में विस्तार से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गई दोस्तों हमारा। अब दोस्तों हम बात करें प्रांत में, सबसे पहले हम बात करते हैं सूबा। किसकी बात करते हैं? सूबा, ठीक है ना। सूबा, सूबा क्या होता है? प्रांत होता है। सूबा क्या होता है? प्रांत होता है, ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब सूबे का जो, अब हम बात करेंगे सूबे का अधिकारियों की बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम सूबों की बात भी कर लेते हैं। अकबर के शासनकाल में कितने सूबे थे? अकबर के शासनकाल में 15 सूबे थे। कितने सूबे थे? 15, ठीक है ना। अब आप यहां पर भी समझना, अकबर के शासनकाल में 15 सूबे थे, लेकिन ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अब्बुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार, अब्बुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में कितने सूबे थे? आईने अकबरी के अनुसार, ठीक है ना। आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार, अकबरी के अनुसार सूबे की संख्या कितनी है? 12 है। ये बात आप याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्या है दोस्तों? ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, जिस समय ये आईने अकबरी लिखी गई थी, समझना, रटना नहीं है, जिस समय यह आईने अकबरी लिखी गई थी उस समय सच्चाई यही थी, अकबर के साम्राज्य में कितने सूबे थे? 12 सूबे ही थे। कितने थे? 12 सूबे थे। उसके बाद दोस्तों अकबर ने क्या किया? नंबर 13, ठीक है ना, खानदेश, नंबर 14 बरार, नंबर 15 अहमदनगर, ये दोस्तों अकबर ने बाद में जीते थे। तो अकबर के शासन काल में 1605 ईस्वी में होने के बाद कितने सूबे हो जाते हैं? 15 सूबे हो जाते हैं अपने अंतिम समय तक, ठीक है ना। लेकिन जो आईने अकबरी थी, आईने अकबरी पहले ही लिखी जा चुकी थी और सच्चाई ये थी, उस समय अकबर के साम्राज्य में 12 ही सूबे थे। कितने सूबे थे? 12 ही सूबे थे। अगर हम 1585 की तक की बात करें, 85-88 तक की बात करें, तो उस समय अकबर के साम्राज्य में 12 ही सूबे थे। और बाद में जब इन तीनों को जीतने के बाद अकबर के साम्राज्य में टोटल सूबों की संख्या हो जाती है 15। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, आईने अकबरी के अनुसार अकबर के साम्राज्य में कितने सूबे थे? तो कितने सूबे थे दोस्तों? 15 थे। नहीं, आईने अकबरी के अनुसार 12 थे। और अगर टोटल पूछा जाए, किसी किताब का नाम ना हो, ये हो केवल अकबर के साम्राज्य में कितने सूबे थे, तो सूबे की संख्या थी 15, आईने अकबरी के अनुसार 12, ठीक है ना। यहां तक हो गया दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों हम बात करें, आगे हम बात करें, ठीक है ना, आगे हम दोस्तों बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। दोस्तों अगर हम जहांगीर की बात करें, जहांगीर के शासनकाल में 15 सूबे थे। जहांगीर के शासनकाल में भी कितने थे? 15 सूबे थे, ठीक है ना। जहांगीर ने, समझना, जहांगीर ने कांगड़ा को जीता था। किसको जीता था? कांगड़ा को जीता था। लेकिन इस कांगड़ा को लाहौर सूबे में मिला दिया था। कौन से सूबे में मिला दिया था? लाहौर सूबे में मिला दिया था। कांगड़ा को अलग सूबा नहीं बनाया था। तो हम कहने का मतलब यह है, जहांगीर का शासनकाल पूछा जाता है तो जहांगीर के शासनकाल में भी जो सूबे थे वो कितने थे दोस्तों? 15 ही थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं शाहजहां के शासनकाल की। किसकी बात करते हैं? शाहजहां के शासनकाल की बात करते हैं तो दोस्तों समझना, 15 प्लस 3 शाहजहां के शासनकाल में 18 सूबे थे। कितने सूबे थे दोस्तों? 18 सूबे थे, ठीक है ना। अब ये 18 सूबे कैसे कैसे थे? ठीक है, 18 जो सूबे थे ये कैसे कैसे थे दोस्तों? 18 सूबे, नंबर 1 है कश्मीर। कौन सा? कश्मीर, ठीक है ना। कश्मीर सूबा बनाया। इसके बाद नंबर दूसरा जो एक सूबा बनाया था वो बनाया था ठट्टा बनाया था। कौन सा बनाया था? ठट्टा बनाया था। नंबर 1 अगला जो सूबा बनाया था वे बनाया था दोस्तों उड़ीसा बनाया था। कौन सा बनाया था? उड़ीसा बनाया था, ठीक है ना, उड़ीसा। अब दोस्तों समझना, ये जीते नहीं हैं, कश्मीर जीता नहीं है। कश्मीर तो पहले से ही था, जहांगीर के शासनकाल में भी था, ठट्टा भी था, ठीक है ना, और उड़ीसा भी था। ये दोस्तों जीते नहीं हैं। ये 18 सूबे कैसे होते हैं? ठीक है ना, 18 सूबे ऐसे होते हैं। ये दोस्तों जो कश्मीर है इसे दोस्तों कहां से अलग किया गया? मुल्तान से। कहां से? मुल्तान से, ठीक है ना। ठट्टा है, इसे कहां से किया गया? लाहौर से। कहां से किया गया? लाहौर से। और उड़ीसा को कहां से किया गया? बंगाल से किया गया। कहां से किया गया? बंगाल से। इस तरीके से दोस्तों कश्मीर मुल्तान कश्मीर से अलग, ठट्टा लाहौर से अलग, ठीक है ना, और उड़ीसा बंगाल से अलग। इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं? 18 सूबे हो जाते हैं, ठीक है ना, 18 सूबे हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। समझना, ये जो कश्मीर है, कश्मीर लाहौर से किया गया था। कहां से किया गया था? लाहौर से किया गया था, ठीक है ना। और ये जो ये ठट्टा है ये मुल्तान से किया गया था। कहां से किया गया था? मुल्तान से, ठीक है ना। इस तरीके से ये अलग किए गए थे, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में कितने सूबे हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं औरंगजेब। किसकी बात करते हैं? औरंगजेब के समय 18 प्लस 2, ठीक है ना। कौन कौन से 2? बीजापुर जिसे दोस्तों 1686 में जीत लिया था। इसके बाद गोलकुंडा जिसे 1687 में जीत लिया था। ये 2 सूबे और बन जाते हैं। 18 पहले थे और 2 ये, तो कितने हो जाते हैं दोस्तों? 20 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 20। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या थी 20, लेकिन राय चौधरी, समझना, राय चौधरी और मजूमदार ने कितने बताए हैं? औरंगजेब के समय 21 सूबे बताए। राय चौधरी और मजूमदार ने औरंगजेब के समय जो सूबों की जो संख्या बताई है वो बताई है 21 बताई है, ठीक है ना। अगर राइटर का नाम पूछा जाए, देखो प्रश्न जब 21 वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न कैसे आता है, ठीक है ना। राय चौधरी के अनुसार या मजूमदार के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में कितने सूबे थे? कितने थे? 21 सूबे थे, ठीक है ना। इतिहासकार का नाम पूछा जाएगा फिर आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। ज्यादा आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये है दोस्तों
अकबर के शासनकाल में 15, जहांगीर के शासनकाल में 15, शाहजहां के शासनकाल में 18, औरंगजेब के शासनकाल में 20 और 21। ये हैं सूबे दोस्तों। क्या हैं? सूबे। इतने प्रांत हैं मुगल साम्राज्य में। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या बाकी जो मुगल शासक थे उनसे कितनी हो रही है? ज्यादा हो रही है। अब दोस्तों ये सूबों पर चर्चा कर ली हमने। किस पर चर्चा कर ली? हमने सूबों पर चर्चा कर ली। अब इन सूबों के अंदर जो जो अधिकारी थे, अब उन पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से अधिकारी थे, क्या क्या उनका कार्य था, ठीक है ना, कब कब उनकी नियुक्ति की जाती है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे। ठीक है, नंबर 1 सूबेदार, सूबा। नंबर 1 अधिकारी सूबेदार। कौन होता था? सूबेदार। ठीक है ना, इसे दोस्तों सिपहे सालार भी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? सिपहे सालार भी कहते थे। ठीक है, यहां तक हो गया दोस्तों, सिपहे सालार भी कहते थे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों जो ये सूबेदार है इसका काम क्या है? कानून व्यवस्था को लागू करना। वर्तमान दोस्तों, वर्तमान राज्यपाल की तरह। किसकी तरह? राज्यपाल की तरह। ठीक है ना, वर्तमान किसकी तरह होता है? राज्यपाल की तरह। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों दीवान होता है। कौन होता है दोस्तों? दीवान। ठीक है ना, ये दोस्तों जो दीवान होता है ये केंद्र दीवान से सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध। ठीक है ना, सीधा संबंध होता है। ठीक है ना, सीधा संबंध किससे होता है? केंद्र दीवान से। और एक बात आप याद रखना, इस दीवान की जो नियुक्ति की थी, किसकी? इस दीवान की जो नियुक्ति की थी ये दोस्तों 1586 में अकबर ने किसकी शक्ति को कम करने के लिए की थी? ये दोस्तों सूबेदार की शक्ति को कम करने के लिए 1586 में अकबर ने की थी। ठीक है ना, अब दोस्तों हम बात करें, ठीक है ना, अब हम बात करें जो ये सूबेदार होता था, ठीक है ना, किसी से इसे संधि करने का अधिकार नहीं था। लेकिन टोडरमल एक ऐसा था, टोडरमल को अधिकार था। टोडरमल को संधि करने का अधिकार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकियों को दोस्तों संधि करने का अधिकार नहीं था। किसको था? टोडरमल को था। ठीक है ना, और ये दीवान की नियुक्ति अकबर ने की थी 1586 ईस्वी में। ठीक है ना, ये लगान संबंधित, कर संबंधित अधिकारी होता था। ठीक है, जो दीवान है 1586 में। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, एक होता है शद्र होता है। क्या होता है? शद्र उस सुदूर। ठीक है ना, जैसा दोस्तों धार्मिक अधिकारी। ठीक है ना, अधिकारी। ठीक है, जैसे दोस्तों धार्मिक अधिकारी केंद्र में होता है शद्र उस सुदूर, उसी तरीके से दोस्तों शद्र होता है प्रांत में भी होता है, और दोस्तों धार्मिक अधिकारी होता है। ठीक है ना, जैसे विधवाओं को, गरीबों को जमीन देना, उनकी सहायता करना, यह काम दोस्तों इसी का होता है। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों हम बात करें एक होता है बख्शी होता है। क्या होता है? बख्शी होता है। ये दोस्तों सेनापति होता है। क्या होता है दोस्तों? सेनापति होता है बख्शी। ठीक है ना, मीर बख्शी केंद्र में होता है, उसी तरीके से राज्य में जो होता है वो बख्शी होता है, जो एक सेनापति होता है प्रांत का। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों बख्शी के बाद नंबर जो अगला अधिकारी होता है मीर अदल होता है। मीर अदल, ये दोस्तों मीर अदल न्यायाधीश का कार्य
करता है। क्या करता है दोस्तों? न्यायाधीश का कार्य करता है मीर अदल। किसका काम करता है? न्यायाधीश का काम करता है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो हैं, ठीक है ना, ये जो हैं ये सूबे के अधिकारी हैं। सूबेदार को किसी भी राज्य से संधि करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एकमात्र टोडरमल को ये अकबर ने अधिकार दिया था, वो परिस्थिति के अनुसार किसी से संधि भी कर सकता है बिना शासक की इजाजत के, ठीक है ना। सूबेदार की शक्ति को कम करने के लिए 1586 में अकबर ने एक दीवान का पद बनाया था, जो केंद्र दीवान से सीधा संबंध था जिसका, और ये प्रांत के बारे में, व्यवस्था के बारे में केंद्र तक सूचित करता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सद्र, इसे हम प्रांतीय सद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांतीय सद्र, ठीक है ना। सद्र सुदूर केंद्र में है, इसे प्रांतीय सद्र भी हम कह सकते हैं। ये धार्मिक अधिकारी होता है। क्या होता है? धार्मिक अधिकारी होता है। और एक होता है बख्शी होता है। बख्शी सेनापति का काम करता है। बख्शी मीर बख्शी जो केंद्र में सेनापति का काम करता है, वैसा ही दोस्तों यहां पर बख्शी प्रांत में सेनापति का काम करता है। मीर अदल एक न्यायाधीश का कार्य करता था। यह है दोस्तों सूबे का प्रशासन। किसका प्रशासन है? सूबे का प्रशासन। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रशासन आता है, वो प्रशासन आता है सरकार का प्रशासन आता है। किसका प्रशासन आता है? सरकार का प्रशासन आता है। अब हम समझते हैं सरकार के प्रशासन के बारे में। ये अधिकारी हैं, केंद्र के अधिकारियों की तरह ही हैं जैसे केंद्र वाले होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है सरकार, ठीक है ना। अब है सरकार। सरकार में जो अधिकारी होता है सरकार, हम यहां पर कह सकते हैं जिला। किसका काम कर रहा है? जिले का काम कर रहा है, ठीक है ना। अधिकारी नंबर 1 होता है फौजदार। कौन होता है? फौजदार, ठीक है ना। जो फौजदार होता है पूरे जिले का मुखिया होता है, ठीक है ना। जिले का मुखिया, ठीक है ना। जिले का मुखिया होता है फौजदार, ठीक है ना। जिले में कानून व्यवस्था को लागू करने का जो काम होता है दोस्तों, वो किसके अंडर में आता है? फौजदार के अंडर में आता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एक अगला अधिकारी होता है अमल गुजार। कौन सा होता है? अमल गुजार होता है, ठीक है ना। ये अमल गुजार किससे होता है दोस्तों? ये कर से संबंधित होता है। कर से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? कर से संबंधित होता है अमल गुजार, एक कर से संबंधित। जैसे केंद्र में दीवान होता है, जैसे प्रांत में प्रांतीय दीवान होता है, ऐसे ही दोस्तों अमल गुजार होता है जो कर से संबंधित या हम कहें राजस्व से संबंधित होता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों होता है बितिकची होता है। क्या होता है? बितिकची होता है। इसके बाद आता है बितिकची, ठीक है ना। बितिकची क्या काम करता है? ये दोस्तों लिपिक का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? ये लिपिक का काम करता है, ठीक है ना। लिपिक का काम, जिससे आप समझ सकते हैं जो लिपिक का जो काम करता है, एक हम कह सकते हैं लिखने का काम करता है। किसका काम करता है? लिखने का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? लिखने का काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो आता है, ये हो गई सरकार, हो गया जिला, हो गया, ठीक है ना। इसी में दोस्तों एक, चलो कोतवाल को हम बाद में समझ लेते हैं, ठीक है ना। अभी इसी को समझ लेते हैं, बाद में समझेंगे कोतवाल को। फौजदार, जिले का जो मुखिया होता है फौजदार होता है। कर और राजस्व संबंधित अमल गुजार होता है। बितिकची लिपिक का काम करता है, लिखने का काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है परगना आता है। इसके बाद क्या आता है? परगना आता है जो तहसील का काम करता है, ठीक है ना, परगना। इसके बाद आता है परगना। परगने में जो होता है नंबर पहला अधिकारी होता है शिकदार होता है, ठीक है ना, शिकदार। परगने का मुखिया, परगने का मुखिया होता है, मुखिया, ठीक है ना। और ये दोस्तों ये राजस्व
राजस्व उगाने में आमिल की सहायता भी करता था। किसकी? आमिल की सहायता भी करता था। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला जो अधिकारी होता है वो होता है आमिल होता है। कौन होता है? आमिल होता है। ठीक है ना, आमिल होता है। ये दोस्तों राजस्व उगाने वाला था। क्या था? राजस्व उगाने वाला। ठीक है, राजस्व उगाने वाला। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आमिल के बाद हम बात करें, एक समझना, आमिल राजस्व उगाने वाला, वित्तीय संबंध। ठीक है ना। एक दोस्तों आप समझना, यहां पर एक करोड़ी, एक जिसे करोड़ी भी कहते हैं, करोड़ी। ठीक है ना, इसे समझ लेना थोड़ा आप। अकबर का राज्याभिषेक होता है 1556 में। अपने राज्याभिषेक के 18 वर्ष बाद, अपने राज्याभिषेक के 18 वर्ष बाद अर्थात 14/7, ठीक है ना, 1574 ईस्वी में अकबर ने एक करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये जो करोड़ी होता था, 1 करोड़ दाम, 1 करोड़ जहां से दाम उगते थे वहां पर करोड़ी की नियुक्ति की थी। अब ये दाम क्या होता है? दाम, ठीक है ना, दाम क्या होता है? 1 रुपए का 40वां भाग, 1 रुपए बराबर 40 दाम, अर्थात जहां से 2.5 लाख रुपए कर के रूप में आते थे, वहां पर अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। दोबारा समझना, अकबर ने अपने राज्याभिषेक के 18 वर्ष में, राज्याभिषेक 18वें वर्ष में 1 करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, परगने में की थी। किसमें की थी? परगने में। जहां से 1 करोड़ दाम की आय होती थी, वहां पर करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। 1 दाम, 1 रुपए के बराबर कितने दाम होते थे? 40 दाम होते थे। ये दाम मुद्रा है, और दाम जो सिक्का होता था वह तांबे का होता था। किसका होता था? तांबे का। 1 रुपए बराबर 40 दाम, अर्थात जहां से 2.5 लाख रुपए आय होती थी, वहां पर अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। कहां पर की थी? परगने में। टोटल अगर हम बात करें, अकबर ने 182 करोड़ी की नियुक्ति की थी। किसकी की थी? 182 जो करोड़ी हैं उनकी नियुक्ति की थी अकबर ने, 182 की नियुक्ति की थी। ठीक है ना, याद रखना, ये करोड़ी अधिकारी पूछ लिया जाता है। इसकी नियुक्ति अकबर ने अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष में की थी, और करोड़ी 1 करोड़ दाम की आय वाला अधिकारी, और 1 रुपए में 40 दाम होते हैं। जब मैं मुद्रा पढ़ाऊंगा मुगल, तो आपको वहां पर भी मैं इस चीज को समझाऊंगा। ठीक है ना। 182 करोड़ियों की नियुक्ति की थी अकबर ने। कितने? 182 करोड़ियों की नियुक्ति की थी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एक अधिकारी होता है, यहां पर समझा देता हूं, आगे समझा देता हूं। एक अधिकारी होता है फौतदार। क्या होता है? फौतदार। ठीक है, इस फौतदार के बारे में आप समझना, ये जो फौतदार होता है ये खजांची होता है। क्या होता है? खजांची होता है फौतदार, और ये परगने में होता है फौतदार। ठीक है ना। एक होता है दोस्तों कानून गो। इस कानून गो के बारे में आप समझना, रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड। अब आप दोस्तों समझना, कानून गो क्या होता है? ये पटवारियों के ऊपर होता है, पटवारियों के ऊपर होता है। किसके? पटवारियों के ऊपर होता है। पटवारी इसकी अधीनता में काम करते हैं। किसकी में? कानून गो की में। नायब तहसीलदार हम बोल सकते हैं इसको, कानून गो को, जो रिकॉर्ड रखता था। और पटवारी जो ग्रामों में जो पटवारी होते थे, वे कानून गो की
कानून गो के अधीन काम करते थे। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, ठीक है ना, एक होता था कारकुन भी होता था। एक क्या होता था? कारकुन। कारकुन होता था, ठीक है ना, कारकुन। ये कारकुन जो होता था ये लिपिक का काम करता था। किसका काम करता था? लिपिक का काम करता था कारकुन। अब दोस्तों समझना, एग्जाम में परगने किसका काम कर रहा है? तहसील का काम कर रहा है परगना। परगने का मुखिया सिकदार, परगने में मुखिया होता था, कानून व्यवस्था लागू करता था और राजस्व उगाने में आमिल की सहायता करता था। आमिल राजस्व उगाने वाला, वित्तीय संबंधित। करोड़ी की नियुक्ति अकबर ने अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष में की थी 1574 में। 1 करोड़ दाम की जहां से आय होती थी वहां पर नियुक्ति की थी। और एक दाम जो होता है वह दोस्तों 1 रुपए में कितने होते हैं? 40 दाम होते हैं। 1 रुपए में कितना होते हैं? 40 दाम होते हैं। 1 रुपए में 40 दाम होते हैं। 2.5 लाख रुपए की जहां से वार्षिक आय होती थी वहां पर करोड़ी की नियुक्ति की थी अकबर ने टोटल 182 करोड़ी की नियुक्ति की थी। फौजदार दोस्तों परगने में होता है, खजांची होता है, कानून गो जो होता है ये रिकॉर्ड रखने वाला होता है और पटवारियों का मुखिया भी होता है, कानून गो होता है। ये है दोस्तों तहसील लेवल पर अधिकारी हैं जो ये हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूछ लिए जाते हैं। परगने से संबंधित कौन सा है? आमिल एक अमल गुजार कहां पर आ जाएगा? सरकार में आ जाएगा। आमिल कहां पर आ जाएगा? परगने में आ जाएगा। और इसके बाद फौजदार कहां पर आ जाएगा? सरकार में आ जाएगा। सिकदार किस में आ जाएगा? परगने में आ जाएगा। ये एग्जाम में मिलान वाले प्रश्न बहुत ज्यादा आए हुए हैं। एंटीनेट का आप एग्जाम उठाकर देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगे। कानून गो के बारे में काफी आया हुआ है। कानून गो क्या होता है? कहां से संबंधित है? ये केंद्र से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, परगने से संबंधित है या ग्राम से संबंधित? काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं ये, तो इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों परगना, तहसील वाला प्रशासन हो गया। इसके बाद दोस्तों जो अंतिम जो प्रशासन है वो है ग्राम का प्रशासन, उसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ग्राम प्रशासन के बारे में हम समझेंगे। ग्राम प्रशासन, ठीक है ना। अब दोस्तों हम ग्राम प्रशासन की बात करें, ठीक है। सबसे छोटी इकाई, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है? खूत होता है, खूत, मुकद्दम और पटवारी। कौन होता है? पटवारी। गांव का प्रशासन कौन संभालता है? मुकद्दम संभालता है। ये किससे संबंधित होता है? ये राजस्व से संबंधित होता है, ठीक है। खुद एक अधिकारी होता है, ठीक है। ये है दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर उत्तर भारत में चौधरी और दक्षिण भारत में पटेल होते थे गांव के मुखिया। ये चौधरी और जो पटेल हैं ये वहीं से चले आ रहे थे, ठीक है ना। बहुत से चौधरी यासीन खान, ठीक है ना, चौधरी रहमत अली जो लगाते हैं ये गांव के मुखिया से संबंधित पद थे, ठीक है। पटेल भाई, ये पटेल दक्षिण भारत में होते थे। ये है दोस्तों ग्राम का प्रशासन, खूत, मुकद्दम और पटवारी। ये पटवारी जो आज भी हमारे यहाँ पर चले आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था प्राचीन और मध्यकाल को समझना है तो वर्तमान को समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपके लिए मैं कोतवाल, ये जो कोतवाल होता है ये नगर का अधिकारी होता है। किसका अधिकारी होता है? नगर का अधिकारी। अब इसका काम क्या होता है? कोतवाल के बारे में समझना। जो कोतवाल होता है नगर का अधिकारी होता है। इसका काम क्या होता है? नगर में प्रशासन
बना प्रशासन की जिम्मेवारी शांति बनाए रखना, कहीं पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा हो, कहीं पर दंगे नहीं हो रहे हो। और ये भी काम करता था कोतवाल, अगर कोई निठल्ला है कुछ काम नहीं कर रहा तो उन पर भी कोतवाल निगरानी रखता था, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है, जो खाली लोग होते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो लोग निठल्ले बैठे हैं तो वो ही चोरी करेंगे। इसलिए दोस्तों ये काम के लिए भी प्रेरित करते थे, गंदे काम करने से रोकते थे। तो ये काम था दोस्तों कोतवाल का, जो एक बहुत ही बड़ा पद था दोस्तों। तो दोस्तों ये है मुगल प्रांतीय प्रशासन। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।